मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी और नई शिक्षक भर्ती के लिए हम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये 18वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम टेंस पढ़ेंगे। आगे हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमने कंजक्शन और प्रीपोजिशन भी पढ़ना है। फिलहाल टेंस मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा यहाँ पर, इसलिए मैं ये आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। पहली बार आप इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो के माध्यम से कराई जा रही है। टेंस का मतलब होता है समय, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 2-4-5 मिनट समझिए, देखिए, खुद ही आपको आसान लगने लगेगी। तो टेंस का मतलब यार समय होता है, और समय 3 होता है। एक ऐसा जो अभी चल रहा है, जैसे आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को टीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या दरोगा भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये आपका एक वर्तमान है। एक ऐसा भी समय था जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, कक्षा 1 में पढ़ते थे, 2 में पढ़ते थे। अब तो आपने पूरी पढ़ाई लगभग कर ली है। तो एक वो समय था जब आप बच्चे हुआ करते थे, वो पास्ट। और एक ऐसा समय होगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। आपका मतलब मैं भी, हर कोई यहाँ, ठीक है। तो वो एक आने वाला समय है। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि समय 3 होता है। एक जो अभी चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। इसी समय को ही इंग्लिश में टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब समय। एक ऐसा जो बीत चुका है, और एक ऐसा जो भविष्य में आएगा, यानी कि फ्यूचर। तो समय आपने देखा 3 प्रकार का, टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पर चर्चा करेंगे, यानी वर्तमान समय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। समय के 3 टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो टाइम इस समय चल रहा है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अध्ययन करते समय इनको भी हम 4 पार्ट्स में बांट देते हैं, और उसके बाद उनका अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय को यानी प्रेजेंट टेंस को भी कितने पार्ट में? 4। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो वर्तमान स्थिति को बता रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये चारों उसी के अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी के वाक्यों के सहारे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी प्रयुक्त होंगी उसको आपको मतलब मैं समझाऊंगा किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आप आए हैं और उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित, घटना के घटित होने की अनिश्चितता को बताते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हिंदी के वाक्यों में क्या होता है कि जनरली अंत में ता, ती, ते लगे होते हैं, और उसके बाद है, हो, हूँ। चूंकि प्रेजेंट है तो है, हो, हूँ अवश्य लगा रहेगा। हिंदी के वाक्यों में क्या रहेगा? फ्रंट लास्ट में वाक्य के ता, ती, ते रहेगा। जैसे बच्चा रोता है, जब मुझे देखता है तो वो रोने लगता है, उसके रोने की अनिश्चितता है। मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ, या मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर ता और फिर हूँ आ रहा है लास्ट में। तो ये पहचान हो गई। कैसे आप जानेंगे? इसी बात को अगर आपको इंग्लिश में कहना, जैसे अभी तो आपने हिंदी में कह लिया, इसी बात को आप अगर अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखिए, वर्ड का ऑर्डर क्या है, यानी कि शब्दों को रखने का क्रम क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब में एस या ई एस लगाया जाएगा। यही सब रूल एग्जाम में पूछेगा आपसे। कैसे? कभी वर्ब में एस या एस लगाएगा, नहीं लगाएगा, एरर कर देगा, जहाँ एस लगाना होगा वहाँ एस लगा देगा। तो ये सब समझना है। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एक हिंदी में वाक्य बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, एक आसान सा वाक्य है, मैं स्कूल जाता हूँ। आपने कहा इसकी लास्ट में क्या आया है? ता, हूँ आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आप आई, सब्जेक्ट पर लिख दीजिए आई, उसके बाद वर्ब गो, और यस या यस तो क्या लगाएंगे? याद रखिएगा, आई के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, आई के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ आई गो
और फिर कहाँ, टू स्कूल। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ गया, ये तभी लगाएंगे जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, किसी पर्सन का नाम हो, कोई भी वस्तु हो जो सिंगुलर हो, एक वचन हो। अगर एक वचन स्पष्ट हो रही है तभी वर्ब में एस या एस लगाएंगे। जैसे आई के साथ फिलहाल वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, आई को एक्सेप्शन मान लीजिए, अपवाद मान लीजिए। दूसरा वाक्य मैं आपको बताता हूँ, जैसे वह रोता है, एक मान लीजिए वाक्य है, वह रोता है। ये हिंदी वाक्य नहीं रहेगा, लेकिन आपको बनाना है अगर इंडेफिनिट में, अगर कोई भी इंग्लिश का वाक्य लिखा हुआ है तो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, वह रोता है के लिए अंग्रेजी क्या होगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए ही, और वर्ब रोना की अंग्रेजी होती है वीप, WEEP, वीप। और उसके बाद यस या यस लगा दीजिए। भाई अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर एस लगा देंगे आप। अब ये नहीं है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस, यस या यस वर्ड के लास्ट लेटर पर डिपेंड करता है। अगर वर्ड के लास्ट में यस आए, SH आए, CH आए और X आए तो SSS SH और X, ठीक है। तो ऐसे केस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कर्ता बहुवचन है, बहुत लोग हैं, तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगा देते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं, जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है। मान लीजिए इस बात को हमें अंग्रेजी में कहना है इंडेफिनिट टेंस में, या यहाँ पर आप देख रहे हैं धोनी क्रिकेट खेलता है, ठीक है, धोनी क्रिकेट खेलता है, इस बात को अंग्रेजी में बनाना है तो धोनी DHONI, धोनी सब्जेक्ट है। अब आप बताइए धोनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, तो आप कहेंगे सर धोनी तो एक ही है तो सिंगुलर है। ऐसे में धोनी के साथ वर्ब में यस या यस लगेगा, ठीक, धोनी, और वर्ब में यस या यस जरूर लगेगा। अब क्या लगेगा, ये लास्ट के लेटर वाई पर डिपेंड करता है। वाई आने पर हम यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ यस लगाते हैं। धोनी प्लेज और क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। ओहो, धोनी प्लेज क्रिकेट। तो एक मिनट, अब इसी तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे। अगर वर्ब, जैसा कि मैंने बताया कि अगर उस वर्ब के लास्ट में SSS CH SH और X रहे तो फिर हम वहाँ ES का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ES का। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हम नाचते हैं, हम नाचते हैं, ये वाक्य है, और हम के लिए क्या होगा फ्रेंड, वी, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन है। प्लूरल है तो ऐसे में हम सिर्फ वर्ब लिख देंगे डांस, उसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, वी डांस हो जाएगा, ठीक है, हम नाचते हैं, ठीक है। आगे एक और वाक्य उठाते हैं, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तो बच्चा के लिए लिखेंगे द चाइल्ड, और रोना के लिए लिखेंगे WEEP, वीप, ठीक है। वर्ब, अब वर्ब में ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि बच्चा अकेला है। अगर प्लूरल होता तो नहीं लिखता। अब ये लास्ट में पी आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया लास्ट में अगर यस SSS CH और X आए तब यस लगेगा, अदरवाइज अन्यथा यस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस लगा देंगे, द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे इन्होंने बनाया है, हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले और क्रिकेट, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस में नॉट आया है, तब भाई साहब देखिए क्या होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा, नीचे वाला जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ऐसे केस में जो वर्ब में एस या एस लगाने का कंसेप्ट है ये ख़त्म हो जाता है। वर्ब में एस या एस लगाना सिर्फ सिंपल सेंटेंस में होता है, मतलब कि
जिसमें किसी बात को माना जाता है, साधारण वाक्य जिसको कहते हैं। सेंटेंस असर्टिव जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं के लिए आई सब्जेक्ट है, और फिर डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। तो भाई सब याद रखिएगा, ही, सी, इट, और किसी का नाम एनी नेम, इनके साथ डज का प्रयोग करते हैं, और बाकी प्लूरल्स के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई के साथ भी डू का प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव में मैं बता रहा हूँ। अगर इंट्रोगेटिव होगा भी तो वो भी इसी प्रकार से होगा। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं के लिए मैंने लिख दिया आई। अब बताइए, नहीं आया है तो डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, तो आई के साथ डू लगता है। डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। हालांकि आई भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन आई को अलग माना जाता है, इनकी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। आई को एक एक्सेप्शन मानकर चलिए आप। डज का प्रयोग होता है किसके साथ? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई नाम अगर सिंगुलर है एक वचन में तो उसके साथ। बाकी के साथ डू का ही प्रयोग होता है। तो आई डू नॉट, और फिर वर्ब मतलब जाना, तो आई डू नॉट गो। और कहाँ नहीं जाता हूँ? टू स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसलेशन। अगला है, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो बच्चे के लिए यहाँ पर कई बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे द चिल्ड्रन। अब आप बताइए, बच्चे कई हैं, प्लूरल हैं, तो डू लगाएं कि डज? तो आप कहेंगे सर बहुत से लोग हैं, तो डू लगाइए। तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे, डू नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बोलना, यहाँ पर बोलना के लिए टेल लिखेंगे, टेल अ लाई, झूठ। तो एग्जामिनर क्या करेगा पता है? ये सीधा वाक्य लिखेगा और डू की जगह पर डज लगा देगा, या चिल्ड्रन की जगह पर चाइल्ड लगा देगा। तो चाइल्ड लगा देगा तो डज करिएगा, अगर चिल्ड्रन जो कि सिंगुलर हो जाएगा। तो यही चीज़ इसी प्रकार से गलती करेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप नहीं पढ़े हैं किसके साथ क्या लगाना है, डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे एक और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए। जैसे मैं, एक मिनट, मैं, मान लीजिए एक वाक्य, इस बात को आप अंग्रेजी में कहता है, मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए आप आई का यूज़ करिए, और फिर आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। ये आपको जानना चाहिए कि आई के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। और रोना के लिए भी एग्जामिनर डज लगा के देगा, आई डू नॉट वीप, मैं नहीं रोता हूँ। तो ये तो इस तरह से वाक्य हो गया। अगर वाक्य असर्ट इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक है, उसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव है, यानी कि अब आप कहेंगे सर इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं रोता हूँ, तो ये तो साधारण वाक्य है, मैं रोता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो दो प्रकार से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है जिसको कहते हैं एस नो आंसर टाइप, जो क्या से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्या से। इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे इस बात को अगर मुझे बताना है इंग्लिश में प्रश्नवाचक तरीके से, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, क्या मैं रोता हूँ। हिंदी में मैं आपको समझाते हुए चल रहा था ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और इसी बात को इंग्लिश में अगर आपको करना है तो डू या डच को आपको आगे रखना होगा। तो आप मैं के साथ क्या लगाएंगे? डू, जानते ही हैं आप, और फिर आई, और फिर रोना का वीप हो जाएगा, डू आई वीप। एक आसान सी बात आप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। एक एस नो आंसर टाइप, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस होता है हिंदी में जो क्या से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। और दूसरा होता है फुल आंसर टाइप। क्या होता है? फुल आंसर टाइप। फुल आंसर टाइप वाक्य जो होता है उसमें WH वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है, स्टार्ट में नहीं आता है, बीच में आता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, देखिए कहाँ बीच में आ गया। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी बीच में आ गया। तुम्हारे पिताजी कब क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर कब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ गया। तो दूसरा जो वाक्य होता है वो फुल आंसर टाइप होता है, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है। अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी कुछ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द ही लिख देंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे।
अगर सेंटेंस में सिर्फ क्या से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न सूचक शब्द, जैसे क्या वह, क्या वह, क्या वह मुझे पसंद करता है, एक वाक्य है, ठीक है। क्या वह मुझे पसंद करता है, इस वाक्य को आपको अंग्रेजी में बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पूछा है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर क्या से स्टार्ट होने के लिए ये वर्ड आर्डर मैंने जो लिखा है इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डू या डज में से कोई एक लगाएंगे तो सर वह है तो आप डज लगाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, डज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट लिखा है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, डज ही लाइक, क्या पसंद करता है किसको, मुझको, मी, डज ही लाइक मी, क्या वह मुझे पसंद करता है, ठीक है। तो आपने इसको समझा किस प्रकार से हम डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए, क्या तुम पढ़ते हो। अब इस वाक्य को आपको इंग्लिश में बोलना है, क्या तुम पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने कहा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक शब्द और प्रश्नसूचक वाक्य क्या से जो स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में, बेसिकली वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसी बात को मुझे आपको इंग्लिश में पूरा वे में, अगर इंग्लिश के वे में समझाना है तो मैं यही आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे डू या डज, जैसे अब ये कंटिन्यूस होगा तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले आ जाएगी। बड़ा आसान है, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाकर कर देंगे तो वो वाक्य ऑटोमेटिक ही इंट्रोगेटिव बन जाएगा, कुछ इसमें अलग से परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या तुम पढ़ते हो, तो मैं सबसे पहले तुम के लिए डू लिखूंगा क्योंकि यू के साथ डू ही लगता है, यू के साथ डू लगेगा, डू यू, और पढ़ना का रीड, हो गया, डू यू रीड, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ये बात हो गई क्लियर। दूसरा जो मैंने वाक्य लिखा है ये WH वर्ड के हिसाब से लिखा है, मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या तुम मुझे पसंद, ये तो कुछ अलग है, वह कहाँ रहता है, जैसे एक वाक्य है वह कहाँ रहता है, ठीक है, वह कहाँ रहता है। देखिए हिंदी भी आप उसको मैं समझा रहा हूँ, हिंदी को समझते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कहाँ की अंग्रेजी पहले कर दीजिए आप, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसको सबसे पहले यूज करिए वेयर इंग्लिश में, और फिर बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा ही रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वेयर, उसके बाद आप डू या डज लगाइए, सब्जेक्ट के अनुसार वह है तो वह के अनुसार ही लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि ही के लिए हम यही मानते हैं कि ही सिंगुलर और डज लगाएंगे, वेयर डज ही, और रहना का लिव, वेयर डज ही लिव। तो इतना आपने समझ लिया, समझा ना। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो आंसर टाइप जो डू डज से ट्रांसलेट किए जाते हैं, और अगर WH वर्ड आ जाता है बीच में तो WH वर्ड को भी हम आगे यूज कर लेते हैं। जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये विच के अकॉर्डिंग है, अगर विच लगा होता है तो विच के साथ हमेशा नाउन आता है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको भी अलग कर दिया है। अगर विच आ गया, हाउ मेनी आ गया, हाउ मच आ गया, हुज आ गया, तो इनके साथ तुरंत नाउन कनेक्ट होता है। जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो कौन सी कक्षा, विच क्लास, और डू, उसको देखिए डू या डज, तो आपका अगर यू है तो यू के साथ डू यू, और फिर पढ़ना का स्टडी, स्टडी इन, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपको बड़ा आसान तरीके से समझना चाहिए, समझ में भी आ गया। कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जैसे आप अभी मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको समझा रहा हूँ, देखिए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, इन्होंने बनाया है, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, डू केवल आगे आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जा रही, बाकी यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, ठीक है। तुम वह कहाँ रहता है, तो वह कहाँ प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, ये इसको आप वेयर, ये पुराना स्ट्रक्चर ही है। ये अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ रहा है यानी कि कहाँ हो गया, कब हो गया, कौन सी हो गया, कितना हो गया, ठीक। जैसे एक वाक्य मैंने कह दिया, तुम कितना दूध पीते हो, ठीक है, तुम कितना दूध पीते हो, इस बात को मुझे अंग्रेजी में कहना है, तो कितना दूध पीते हो, तो उसके लिए मैं हाउ मच का प्रयोग करूँगा। हाउ मच क्यों, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता, मैंने पढ़ा है आपको, मच और मैनी गिना जा सकता है। तो तुम कितना दूध पी सकते हो, तो पहले कितना है प्रश्न सूचक तो बीच में आया है, तो आप उसको इंग्लिश में पहले कर दीजिए हाउ मच, और दूध के लिए
देखिए हाउ मच की तुरंत बाद नाउन आएगा, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, और उसके बाद डू या डज, तो भाई तुम है तो तुम के अकॉर्डिंग डू लगेगा क्योंकि यू है, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद वर्ब तो फिर ड्रिंक। देखिए कितना आसानी से बन गया, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। तो इसी प्रकार से हम इनको बनाएंगे। तो ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इतना हिस्सा ही खत्म हुआ, 20 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, तो मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता। ये टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को थोड़ा शेयर किया करिए। बहुत कम व्यू जाते हैं, पहले ज़्यादा आते थे, अब तो घट गए हैं, 100-150 व्यू मात्रा आ रहे हैं, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना प्रयास करने के बाद भी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि नए जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो जुड़ें और वीडियोज़ को देखें। ठीक है, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी के साथ। गुड बाय।